यहाँ दलितों, शोषितों के मसीहा, वे भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित किए। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अपने देश में समय समय पर खास तौर से दलित और पिछड़ों में जो भी संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, तो जिन्होंने इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है उसको बदलने के लिए, अर्थात या समतामूलक समाज व्यवस्था को बनाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया वो आप लोगों के सामने है। लेकिन आप लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए, खास तौर से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में और माननीय श्री कांशीराम जी के बारे में। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। माननीय कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलकर जब उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, तो जब उनकी मूवमेंट को खड़ा किया उनके रास्ते में काफी रुकावटें आई, काफी उनको दुख तकलीफें सहनी पड़ी। और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ माननीय श्री कांशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जिंदा थे उनके जीते जी, और बाबा और माननीय कांशीराम जी जब जिंदा थे उनके जीते जी, जब वो आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन दोनों महान व्यक्तित्व ने जब संघर्ष किया, तो आप लोगों को ये भी याद, इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि उस समय तो इस देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में तो उनके जीते जी बीजेपी नहीं थी, लेकिन उनके हिंदू संगठन थे, अनेकों हिंदू संगठन थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीते जी और मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी, जो भी उस समय राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, जो अन्य जो भी छोटे छोटे दल थे, तो जो इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है तो उसको बदलने के खिलाफ थे, अर्थात उसको टिकाए रखना चाहते थे। तो इस किस्म के तमाम संगठनों ने, तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, इन सभी पार्टियों ने इन महान व्यक्तित्व के जीते जी हर प्रकार की दुख तकलीफें पैदा की, किस्म किस्म के रोड़े पैदा किए, ये आप लोगों से छिपा नहीं। माननीय कांशीराम जी ने तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को योजनाबद्ध तरीके से उनकी इस मूवमेंट को रिवाइव किया, इसको शुरू किया, तो माननीय कांशीराम जी के रास्ते में तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के रोड़े पैदा किए। लेकिन आप लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए, जब वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके न रहने की स्थिति में, जब वो आप हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो गया है, तो आज वही सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है या अन्य और छोटी छोटी पार्टियां हैं, आज वो सारी विरोधी पार्टियां आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन पर, उनके पुण्यतिथि पर आज वो गुणगान करती है, आज वो गुणगान करती है। ऐसा नहीं वो इसलिए गुणगान करती है कि उनको वो दिल से आदर सम्मान दे रही है पार्टियां, इसलिए नहीं, इसलिए कि इस गुणगान
बीएसपी की वर्षगांठ है, लेकिन इस मौके पर सेंटर में जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो उन्होंने किस्म किस्म के कार्यक्रम बनाकर तो उनके समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का उन्होंने ये प्लान बनाया है। इसी प्रकार माननीय कांशीराम जी की जयंती पर भी तो ऐसी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य ऐसी पार्टियां जो हमेशा माननीय कांशीराम जी के जीते जी उनका खिलाफत करती रही, उनका विरोध करती रही, तो आज केवल उनके अनुयायियों का, उनके समाज के वोट लेने के स्वार्थ में आज वो माननीय कांशीराम जी को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो आदर सम्मान देने की बात करती है, अखबारों में ऐड देती है, मीडिया में किस्म किस्म की वो अपने बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनके जीते जी हमेशा उन्होंने उनका विरोध किया है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के जो दलित है, पिछड़े हैं, अपियत है, अकेले उनके लिए ही काम नहीं किया, बल्कि आज जो हमारा देश चल रहा है, जिस कानून के तहत हमारा देश चल रहा है, केंद्र की सरकार चल रही है, राज्यों की सरकारें चल रही हैं, ये सब देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने देश का संविधान बनाया। संविधान में इस देश के जो उपेक्षित लोग हैं उनको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका दिया और अपने देश को बेहतरीन संविधान दिया। बहुत बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए किया था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ना जीते जी, ना उनके देहांत के बाद काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। काफी वर्षों तक हमारे लोग मांग करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं सुना। जब बीएसपी बन गई और केंद्र में श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तो हमने श्री वीपी सिंह हमसे समर्थन मांग रहे थे कि आप हमें समर्थन दीजिए। हमने बोला हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक, लंबे अरसे तक बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दो, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार। तब जाकर कहीं श्री वीपी सिंह ने, वो देश के प्रधानमंत्री थे, तब कहीं जाकर तो उन्होंने फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। माननीय कांशीराम जी का भी योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के बाद उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई कम नहीं था। उनके देहांत के बाद से हमारी पार्टी ने लगातार इस बात के लिए केंद्र की सरकार से अपील की है, चाहे कांग्रेस सेंटर में रही हो या वर्तमान में बीजेपी, कि माननीय कांशीराम जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज माननीय कांशीराम जी के जन्मदिन के मौके पर मुझे इधर आपके पंजाब में आना था, लेकिन इस समय आप लोगों को ये भी मालूम है कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो मैं यहाँ आपके इस प्रोग्राम में आने से पहले पार्लियामेंट में गई और पार्लियामेंट में जाकर मैंने हाउस के अंदर सबसे पहले ये बात कही मैंने राज्यसभा के अंदर कि सरकार से ये कहा कि सरकार के अधिकार में है कि माननीय कांशीराम जी ने इस देश के दलितों, शोषितों और उपेक्षित वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी समर्पित की है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरी केंद्र की सरकार से ये मांग है। मैंने आज कहा कि
कि ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। ये बात मैं पार्लियामेंट के अंदर रखकर तब मैं आपके इधर पंजाब के लिए प्रोग्राम के लिए मैं रवाना हूँ। और मैं आप लोगों को आज इस मौके पर ये बताना चाहती हूँ, माननीय कांशीराम जी की जयंती के मौके पर कि उन्होंने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाया और इसके लिए पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी समर्पित की। हालांकि आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधूरा कार्य ये था। अधूरा कार्य क्या था? जिसके लिए माननीय कांशीराम जी ने उनके अधूरे कार्य को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित की। तो आपको ये बात भी समझना बहुत जरूरी है माननीय कांशीराम जी के जन्मदिन के मौके पर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधूरा कार्य क्या था, जिसके लिए माननीय कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधूरा कार्य ये था कि उन्होंने अपने जीते जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी ये कहा था कि मैंने काफी संघर्ष से, अथक प्रयासों से इस देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य अपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र में राज्यों की सरकार इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के लोगों के हाथों में आने की वजह से तो इनका पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। ये पूरा लाभ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो आपको जिंदगी के हर पहलू में जो कानूनी अधिकार दिए, उन्होंने अपने जीते जी ये महसूस किया कि जो मैंने कानूनी अधिकार दिए हैं तो उसका लाभ पूरा आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने महसूस किया क्योंकि केंद्र और राज्यों में तो जिन लोगों के हाथों में सत्ता चल रही है तो वो पार्टियां नहीं चाहती हैं कि आप लोग आगे बढ़े या भारतीय संविधान में जो कानूनी अधिकार मिले उनका लाभ आप लोगों को मिले। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी ये खुद महसूस किया, खुद अपनी आंखों से ये सब देखा। इसलिए फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने सभी वर्गों के लोगों को केंद्र में, राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेने की सलाह दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दे दिए, लेकिन जब केंद्र और राज्यों की सरकारें उसका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं दे पा रही थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर ये महसूस किया अपने जीते जी कि यदि आप लोगों को इन कानूनी अधिकारों का लाभ यदि पूरा लेना है तो आप लोगों को केंद्र और राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके महत्व के बारे में ये बताया था कि राजनीतिक सत्ता एक वो मास्टर चाबी है, यदि इस चाबी को आप लोग अपने हाथों में ले लेते हैं तो इस चाबी के जरिए तो जो भारतीय संविधान में जो कानूनी अधिकार दिए हैं तो उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, उसको लागू करा सकते हैं और उसका पूरा फायदा आप लोग अपने समाज के लोगों को दे सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेने की सलाह दी, इसका महत्व आप लोगों को बताया। लेकिन इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि यदि आप लोगों को राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी लेनी है
दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को, उपेक्षित वर्गों के लोगों को। तो इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि इसके लिए यानी कि पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथों में लेने के लिए फिर इन वर्गों के लोगों को सबसे पहले भाईचारे के आधार पर संकलित होना होगा। भाईचारे के आधार पर संकलित होकर ये जो दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, अगले समाज के लोग जो अलग अलग बिखरे हुए हैं, विभिन्न पार्टियों में जुड़े हैं, इन सब लोगों को भाईचारे के आधार पर संगठित करना होगा। और ये जिम्मेवारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी तो खास तौर से इन वर्गों के सामाजिक या आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर इन वर्गों में से खास तौर से सरकारी व गैर सरकारी पढ़े लिखे कर्मचारियों के ऊपर डाली। ये जिम्मेवारी उस समय, क्योंकि हमारा समाज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवित थे तो उस समय इतना ज्यादा पढ़ा लिखा समाज नहीं था, लेकिन जो भी पढ़ लिखकर सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों में चले गए थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जिम्मेवारी पढ़े लिखे कर्मचारियों के ऊपर ये डाली थी। और ये कार्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद शुरू किया, अपनी देखरेख में ये शुरू कराया था। पढ़े लिखे कर्मचारियों के ऊपर, क्या वो सरकारी है गैर सरकारी है, ये जिम्मेवारी क्यों डाली थी? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये महसूस किया कि जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं उनको इस देश की सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान है, उनके पास थोड़ा समय भी है, उनके पास थोड़ा पैसा भी है, और जो भी इनको समय मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये लोग शहरों में जाएं, अपने लोगों की बस्तियों में, देहातों में जाए अपने लोगों की बस्तियों में, और उनको इस देश की जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी, इनको पिछड़ेपन के बारे में जानकारी। और जब इन लोगों को तो इन सब बातों की जानकारी मिल जाएगी तो इनमें राजनीतिक चेतना पैदा हो जाएगी। इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो जो पढ़े लिखे लोग थे, कर्मचारी थे, तो इन वर्गों के लोगों की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं तो उनको मजबूत बनाने की जिम्मेवारी इन लोगों के ऊपर सौंपी थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये काम बहुत तेजी से शुरू कराया, लेकिन दुख की बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीते जी ही ये जो पढ़े लिखे कर्मचारी थे तो बाबा साहब कहते थे आप देहातों में जाओ, दलित बस्तियों में जाओ, लोगों को तैयार करो, लेकिन पढ़े लिखे कर्मचारी तो दलित बस्तियों में जाने की बजाय, पिछड़ी बस्तियों में जाने की बजाय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को घेरे रहते थे। उनको कहते थे कि हमारा अच्छी जगह पे ट्रांसफर करा दो, प्रमोशन करा दो, तो अपने फायदे के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को घेरे रहते थे, जिसको लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काफी दुखी हुए। और अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निराश होकर फिर ये कार्य भी बहुजन समाज के लोगों को, उनकी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने खुद अपने कंधों पर लिया और उनका कारवां फिर देहातों की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादा दिन तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं रहे। 6 दिसंबर सन 1956 को उनका देहांत हो गया, बहुत कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के बाद तो उनका जो कारवां था, जो उन्होंने जिन लोगों को तैयार किया था, जो संगठन उन्होंने बनाया, और उस समय आरपीआई के नाम से एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी दिया था, तो लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के बाद तो जो आरपीआई के नेता थे या और जो भी संगठन बनाए थे उनके नेता थे,
वो सारे के सारे उस समय कांग्रेस पार्टी के हाथों में थे। पार्टी खत्म हो गई, संगठन खत्म हो गया और जो समाज जो बचा था वो भी इधर उधर भटक गया और लोग धीरे धीरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी भूलने लगे। हालात यहाँ तक पहुंच गए थे। लेकिन हमें माननीय काशीराम जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि वो हमारे बीच में आए। आपके पंजाब के वो रहने वाले थे, लेकिन जब वो सर्विस महाराष्ट्र में पूना में कर रहे थे तो वहां उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट के बारे में मालूम पड़ा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को समझने के बाद तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधूरा कारवां जो ठंडा पड़ गया था उसको फिर से गति देने के लिए माननीय श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से उनकी मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। पहले बामसा बनाया, जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी या गैर सरकारी, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराया और उसके बाद फिर बीएस कोड बना और जब धीरे धीरे लोगों में सामाजिक चेतना पैदा हुई तो राजनीतिक चेतना पैदा हुई। लोगों को लगा कि हमें पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथ में लेनी चाहिए। तो उसके बाद फिर माननीय श्री कांशीराम जी ने जब बामसा को बीएस कोड के माध्यम से यानी कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले तो जो कन्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के बाद जो माननीय कांशीराम जी ने कुछ वर्षों तक महसूस की तो उसको ध्यान में रखकर बामसा के माध्यम से बीएस कोड के माध्यम से कैडर के जरिए पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनमें कैडर के जरिए तो उनमें सामाजिक चेतना पैदा की और उनको ना बिकने वाला समाज बनाया, उनको ना बिकने वाला समाज बनाया। क्योंकि माननीय कांशीराम जी ने ये महसूस किया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ऐसा लोग महसूस नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी उनका देहांत हो जाएगा, लेकिन जल्दी देहांत होने की वजह से तो वो जो वीकर सेक्शन के लोग थे, दबे कुचले लोग थे, तो उनको वो संगठित तो कर रहे थे, लेकिन वो अपने जीते जी उनका जल्दी देहांत होने की वजह से वो अपने जीते जी पूरे देश में अपने समाज के लोगों को ना बिकने वाला समाज नहीं बना सका, जिसकी वजह से उनके देहांत के बाद आरपीआई के सब नेता बिके, समाज किधर भीतर हो गई। सब सारी बातों को माननीय कांशीराम जी ने काफी गंभीरता से लिया और उसके बाद फिर माननीय कांशीराम जी ने बामसा के जरिए बहुजन समाज के दबे कुचले लोगों में सामाजिक चेतना पैदा की, राजनीतिक चेतना पैदा की और उन्हें ना बिकने वाला समाज बनाया। तो जब लगा माननीय कांशीराम जी को कि समाज में काफी जागरूकता पैदा हो गई है तो फिर उसके बाद 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया, इसकी नींव रखी गई और इतना ही नहीं, जब बहुजन समाज पार्टी का नींव रखी गई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने कुछ वर्षों तक तो ये प्रचार किया बड़े पैमाने पर कि बहुजन समाज पार्टी कभी चुनाव जीतेगी नहीं, ये किसी को हराएगी किसी को जिताएगी। कुछ वर्षों तक ये प्रचार किया और कभी इनका खाता खुलने वाला नहीं। लेकिन जब बीएसपी का रिजल्ट आने लगा, बीएसपी के एमपी और एमएलए बनने लगे तो उसके बाद जो विरोधी पार्टियां थी तो उनको लगा ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी, बीएसपी तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी, खास तौर से कांग्रेस
लेकिन मान्यवर कांशीराम जी ने जो पूरे देश में दबे कुचले लोगों को जो ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टियों ने हमारी पार्टी के कुछ राज्यों में से जिन लोगों को वो तोड़कर ले गए, हमारे वरिष्ठ नेताओं को, तो वो अकेले गए, उनके साथ में समाज नहीं गया, पार्टी के लोग नहीं गए। उसका असर ये हुआ और नतीजा ये हुआ कि जब वो अकेले ही रह गए, जो गए अकेले गए, समाज नहीं गया, तो फिर समाज के लोगों ने उनके स्थान पर नए नेता खड़े कर दिए, नए नेता खड़े कर दिए। और इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं, उसके मैं विस्तार में ज्यादा नहीं जाना चाहती हूँ। और इस मामले में अर्थात समाज को ना बिकने के मामले में उन्होंने यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने पंजाब स्टेट की तरफ भी विशेष ध्यान दिया था। अपने जीते जी पंजाब स्टेट की तरफ भी, देश के अन्य राज्यों के साथ साथ पंजाब स्टेट की तरफ भी उन्होंने काफी ध्यान दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि काफी ध्यान देने के बावजूद भी फिर भी यहाँ खासकर चुनाव के दौरान अधिकांश लोगों ने अभी तक भी पूरे तौर से यहाँ बिकना नहीं छोड़ा। मान्यवर कांशीराम जी के जीते जी भी बिकना नहीं छोड़ा और उनके देहांत के बाद। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके बीमार होने से पहले, जब वो काफी गंभीर स्थिति में आ गए थे बीमारी की वजह से, तो उससे पहले सन 2002 में तो आपके पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे और पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी विधानसभा के आम चुनाव हुए थे। तो उस समय मान्यवर कांशीराम जी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव सन 2002 में विधानसभा का इकट्ठा हुआ था। तो उस समय मान्यवर श्री कांशीराम जी ने मुझसे ये कहा कि मायावती, आप उत्तर प्रदेश को देखो, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि यदि मैं एक दिन भी उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा तो भी आप उत्तर प्रदेश को अकेले संभाल लेंगे। लेकिन मुझे पंजाब के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, यदि मैं उनके ऊपर छोड़ दूं तो ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे पंजाब को खुद देखना पड़ेगा। इस इलेक्शन में पंजाब को मुझे खुद देखना पड़ेगा। मान्यवर कांशीराम जी सन 2002 में यहाँ जब विधानसभा के आम चुनाव हुए, उन्होंने पूरा समय पंजाब को दिया असेंबली के चुनाव में और सभी सीटों पर यहाँ चुनाव लड़े, पूरा समय दिया। और उत्तर प्रदेश में एक भी दिन के लिए वो नहीं आए थे और उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी अन्य राज्यों से आर्थिक सहयोग भी लेकर इस चुनाव में पूरी आर्थिक मदद भी उन्होंने की। लेकिन दुख की बात यह है कि जब रिजल्ट आया तो वो सदमा पहुंचाने वाला था मान्यवर कांशीराम जी। उन्होंने एक दिन भी यूपी को नहीं दिया, आपके पंजाब को दिया। पंजाब के सिवा वो किसी भी अन्य राज्य में नहीं गए, ना संगठन के काम से भी नहीं गए, पूरे पंजाब को समय दिया। और यूपी के मुकाबले में तो बहुत छोटा सा स्टेट। लेकिन जब रिजल्ट आया तो और आप लोग सपने दिखा रहे थे मान्यवर कांशीराम जी को आगे पीछे घूमकर कि यहाँ सरकार बनाएंगे। सरकार बनाना तो दूर की बात रही, यहाँ से खाता भी नहीं खुला। एक भी हमारा एमएलए नहीं जीता सन 2002 में। मान्यवर कांशीराम जी अकेले इधर देख रहे थे और मैं यूपी में देख रही थी। यहाँ से एक सीट भी नहीं निकली और यूपी में हमारे एक सीटें निकल गई, तो हमारे विधायक बने। लेकिन जब पंजाब से एक भी सीट नहीं निकली तो मान्यवर कांशीराम जी को बड़ा भारी झटका लगा। और सही मायने में तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये रिजल्ट आया
गिरती गिरती चली गई। और फिर वो उठ नहीं सकती। इसलिए आज मैंने ये फैसला लिया कि माननीय काशीराम जी तो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और 15 मार्च को उनका जन्मदिन है। पंजाब स्टेट के वो रहने वाले थे। उन्होंने पूरे देश में दबे कुचले लोगों को, पिछड़ों को, अकलियतों को ऑर्गेनाइज किया, एक दिशा दी, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो मैंने ये महसूस किया कि पंजाब स्टेट के लोगों ने उनके जीते जी उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, उनकी इच्छा को पूरा नहीं किया, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया है। मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मुझे पंजाब में जाकर उनको इस बात का एहसास कराना चाहिए और खासतौर से उनके जन्मदिन के मौके पर जाकर मुझे यूपी में जबकि आज के दिन रहना चाहिए था, लेकिन मैं यूपी में न रहकर तो मैं पंजाब में इसलिए आई क्योंकि पंजाब में भी विधानसभा के आम चुनाव होने का समय बहुत कम रह गया, 1 साल से कम समय रह गया। यूपी के साथ चुनाव होंगे तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं उत्तर प्रदेश में जाकर मैं पंजाब में आती हूँ। मैं माननीय काशीराम जी ने जब मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया, मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है यदि पंजाब के लोगों ने उनके जीते जी उनकी उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतरे तो मुझे उनके देहांत के बाद तो उनको मौका देना चाहिए, उनको सुधरने का मौका देना चाहिए, उनको उनकी गलती का एहसास कराने का मौका देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मुझे उनमें हिम्मत और हौसला उन्हें पैदा करना चाहिए। इसलिए मैंने माननीय श्री काशीराम जी के जयंती के मौके पर, उनके जन्मदिन के मौके पर मैं उत्तर प्रदेश में न जाकर आज यहाँ के पंजाब स्टेट में आई हूँ। पंजाब स्टेट के कोने कोने से आप लोग बड़ी तादाद में उनकी जयंती के मौके पर आप लोग मुझे सुनने के लिए इधर पहुंचे। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि माननीय काशीराम जी के आज जयंती के मौके पर आप लोगों को पूरी ईमानदारी निष्ठा से ये तैयार करना है कि अब पंजाब स्टेट में भी बहुजन समाज के लोग नाम लिखने वाले बनेंगे। यहाँ दलित और पिछड़े और अगले समाज के लोग अब नाम लिखने वाले बनेंगे। उत्तर प्रदेश की तरह ही अब यहाँ के लोग भी नाम लिखने वाले बनकर यहाँ पर संकलित होंगे और इसके साथ ही ये लोग उत्तर प्रदेश की तरह पंजाब स्टेट के लोग किसी भी चुनाव में अब आगे कतई भी नहीं बिकेंगे। ऐसा आप लोगों को आज माननीय काशीराम जी के जन्मदिन के मौके पर ये तैयार करना होगा। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के पंजाब स्टेट में दलित और पिछड़े वर्ग की काफी ज्यादा आबादी है और यदि आप लोग इकट्ठा हो गए और आप लोगों ने बिकना छोड़ दिया तो यहाँ पर आप लोगों की आबादी इतनी ज्यादा है दलित और पिछड़ों की कि फिर आप लोगों को किसी भी पार्टी से यहाँ पर चुनावी समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोग दलित और पिछड़ों और अकलियतों में ही भाईचारे के आधार पर समाज को जोड़कर संगठित करके यही आपका समझौता जो है आप लोगों को कामयाबी हासिल कराएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में हमें कामयाबी मिलती है, वहाँ पर हम लोग किसी भी पार्टी से चुनावी समझौता नहीं करते हैं और न ही आगे कभी करने वाले हैं। तो इसलिए फिर आप लोगों को यहाँ पंजाब स्टेट में क्योंकि आबादी आप लोगों की बहुत ज्यादा है, यदि आप लोग दलित और पिछड़े और अगले समाज के लोग भाईचारे के आधार पर आप लोग अपने आप को संगठित कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ
किसी भी पार्टी से चुनावी समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोग अकेले अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश की तरह चुनाव लड़कर यहाँ आप लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा जहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के लोगों की एक और सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि हमने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ में जो हमारे पुराने पार्टी के नेता हैं या पदाधिकारी, तो उनमें से अधिकांश, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट है या विधानसभा लेवल के, जो भी हमारे पुराने नेता हैं, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जहां युवा वर्ग को कैडर के आधार पर उन्हें मिशनरी नहीं बनाया। जो नौजवान तबका है, जो माननीय कांशीराम जी ने जिन लोगों को तैयार किया, आपको डर लगता रहा कि यदि नौजवान तबका आगे आ गया तो हम पीछे जा रहे हैं। आप लोगों ने नई पीढ़ी को तैयार नहीं किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने ये नहीं सोचा यदि नई पीढ़ी तैयार नहीं होती है फिर ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़े, ये कैसे गति आगे बढ़ेगी इस मूवमेंट की। तो हमारे जो यहाँ के जो पुराने लोग थे, जिनको माननीय कांशीराम जी ने तैयार किया, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ में तो नौजवान तबके को तैयार नहीं किया। आपके पंजाब में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी ये कमी हमें देखने के लिए मिली। तो जिसे गंभीरता से लेते हुए फिर मैंने पार्टी संगठन में हर स्तर की कमेटी में सन 2014 में फिर मैंने मजबूरी में ये फैसला लिया कि मैंने पार्टी संगठन के हर स्तर की कमेटी में तो नौजवान तबके को रखना मैंने जरूरी समझा। अर्थात पार्टी संगठन के हर स्तर की कमेटी में 50% युवा वर्ग को पदाधिकारी रखना बहुत जरूरी है। जब आप लोग दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को तैयार करेंगे, उनको भी तैयार करें, लेकिन इसके साथ साथ नौजवान तबके को भी तैयार करना बहुत जरूरी है। यदि उनको आप लोगों ने मिशनरी नहीं बनाया तो वो चुनाव में बैठ सकते हैं, वो चुनाव में बैठ सकते हैं। और आपके पंजाब स्टेट में यही हो रहा है कि जो पुराने लोग हैं उनका वोट पड़ जाता है चुनाव में, और जो नौजवान तबका है वो बैठ जाता है। उसका उसके लिए कसूरवार हमारे पुराने लोग हैं, क्योंकि उन्होंने उनको मिशनरी नहीं बनाया। इसलिए फिर मैंने मजबूर होकर पार्टी संगठन के हर स्तर की कमेटी में 50% युवा वर्ग को पदाधिकारी रखना जरूरी समझा है, जिन्हें अब कैडर कैंप लेकर पूरे तौर से मिशनरी भी बनाया जा रहा है, ताकि हमारा ये मूवमेंट लगातार आगे गति पकड़ता रहे। इसके अलावा माननीय कांशीराम जी में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को लेकर काफी दूरदर्शी भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीते जी ही अपने बीमार हालत को देखते हुए फिर उन्होंने मुझे अपना एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था, ताकि उन्होंने ये महसूस किया ऐसा ना हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तरह मेरे देहांत के बाद भी ये मूवमेंट भीतर हो जाए। वो बड़े दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होंने अपने जीते जी मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ताकि और उनका ये मानना था ताकि मेरे ना रहने की स्थिति में ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहे। और आप लोगों को ये मालूम है कि मैंने हर प्रकार की दुख तकलीफें उठाकर एक कदम पर विरोधियों से टक्कर लेकर उनकी इस जिम्मेवारी को अब तक काफी हद तक ईमानदारी निष्ठा से निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोग हर स्तर पर मान सम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, अपनी गरीबी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, तो फिर आपको केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, जिसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है।
और वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अपने देश के संविधान को लागू हुए अब लगभग 65 वर्ष बीत चुके हैं और इस अवधि में केंद्र व अधिकांश राज्यों में ज्यादातर सत्ताएं कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, जिन्होंने देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों व कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस पार्टी की इस सरकार ने देश के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व काला धन रखने वाले लोगों को बढ़ावा देकर यहाँ बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों का ये हित साधा है। और इन कमियों की वजह से ही इस बार केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जिन्होंने इन सब मामलों में देश की जनता को जो लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़िया सपने दिखाए थे, अब वे अधिकांश इस सरकार के भी यहाँ पूरे सपने ही बनकर रह गए। इसके साथ ही इनका सबका साथ व सबका विकास की बात भी अब यहाँ केवल इनकी हवाई बात ही बनकर रह गई है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब इस बार देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को हर स्टेट में जाकर ये कहा था, खासतौर से भ्रष्टाचार व काले धन को ध्यान में रखकर के कहा था कि अपने देश का जो काला धन विदेशों में अरबों में जमा। बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि अपने देश का काला धन अरबों में विदेशों में जमा। और यदि केंद्र में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो उस अरबों के काले धन को फिर 100 दिन के अंदर ही अपने देश में वापस लाकर इस देश में जो गरीब लोग हैं तो प्रत्येक परिवार में से हर परिवार में से चाहे 5 लोग गरीब है तो प्रत्येक गरीब व्यक्ति के खाते में तो 15 और 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने और श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस देश की गरीब जनता को, इस देश के बेरोजगार लोगों को ये सुनहरी सपना दिखाया। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इस सरकार को बने हुए अब लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके पंजाब स्टेट में तो किस गरीब परिवार के किसी व्यक्ति के खाते में 1 रुपया नहीं आया है? मैं समझती हूँ नहीं आया है। चाहे पंजाब हो या देश के अन्य राज्य हो तो किसी के भी खाते में आज तक 1 रुपया नहीं आया। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो कांग्रेस पार्टी की तरह वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा भी नियमों व कानूनों को ताक पर रखकर अब यहाँ भ्रष्टाचारी व काला धन रखने वाले लोगों की पूरी मदद भी की जाती है। और इस बात का ताजा उदाहरण ललित मोदी व विजय माल्या का मामला है, जिनको पहले केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मदद की थी और अब वर्तमान में केंद्र की बीजेपी की सरकार भी इनकी पूरी अंदर मदद करने में लगी हुई है। इसके साथ ही पूर्व की तरह अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भी खासकर यहाँ देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व धार्मिक अल्पसंख्यकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। और इस मामले में खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र की पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह ही अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भी देश में खासकर दलितों व आदिवासियों का केंद्र व राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों में जो अभी तक भी जो इनका जो आरक्षण का कोटा जो अधूरा पड़ा था वर्षों से, तो इन वर्गों के कर्मचारियों का आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे वो सेंट्रल लेवल की सरकार
सरकारी नौकरियां स्टेट लेवल की है। यही आपके पंजाब स्टेट का हाल है। इसके साथ ही दलित और आदिवासियों को जो वर्षों से पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा था, उसे भी पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही निष्प्रभावी बना दिया गया था। इस मामले को लेकर जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो जब ये मामला पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने के लिए ये मामला जो आपको वर्षों से मिल रहा था, जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस समय कांग्रेस पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पार्टी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस की सही फैसले नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी शर्तें लगा दी, पदोन्नति में आरक्षण खत्म तो नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें लगा दी जिससे ये आपका आरक्षण निष्प्रभावी हो गया। उसके बाद फिर हमारी पार्टी ने इस मामले को लेकर तो भारतीय संविधान में संशोधन विधेयक के जरिए तो जो शर्तें लगा दी थी उसको खत्म करने के लिए इस मामले को हमने पार्लियामेंट में उठाया। काफी संघर्ष करना पड़ा पिछली सरकार में। राज्यसभा में तो ये मामला पास हो गया, लेकिन लोकसभा में नहीं। और कांग्रेस के लोग यही कहते रहे कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी वाले ये सब मिले हुए थे, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जो कमियां थी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो उसमें कुछ शर्तें लगा दी थी, जिसकी वजह से निष्प्रभावी हो गया था, इसको लेकर ये संवैधानिक संशोधन विधेयक का मामला वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी ठंडे बस्ते में पड़ा। इसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। और इतना ही नहीं, इस समय वर्तमान बीजेपी की सरकार में जो सेंट्रल में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, इस सरकार के बड़े बड़े कार्य, महत्वपूर्ण कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं। आपके आरक्षण को ही प्राइवेट सेक्टर को की आड़ में आपके आरक्षण को बड़े पैमाने पर वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने काफी हद तक कम कर दिया। और इतना ही नहीं, वर्तमान बीजेपी की सरकार ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कहकर तो इसकी आड़ में इसे खत्म करने का भी प्रयास चल रहा है। और लगभग यही खराब स्थिति हमें अन्य पिछड़े वर्गों की भी देखने के लिए मिल रही है। केंद्र में पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह वर्तमान भाजपा सरकार में भी इन सभी वर्गों के ऊपर अभी तक भी हर स्तर पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र श्री रोहित वेमुला की आत्महत्या करने का मामला इस बात का खास ताजा उदाहरण है। केंद्र में पूर्व की तरह इस सरकार में भी मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। और अब तो इस सरकार में सांप्रदायिक ताकतों को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये लोग अपने आप को काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तो वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में इन सभी वर्गों को और खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली इनकी आरएसएस संस्था द्वारा इन्हें फिर से पुरानी वर्ण व्यवस्था के तहत हर स्तर पर गुलाम व लाचार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र में पूर्व की तरह अब इस वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, अन्य क्षेत्रों में लगे लोग भी वर्तमान सरकार में काफी ज्यादा दुखी हैं। खासकर किसानों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। आए दिन प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे किसानों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब मामलों में लगभग यही स्थिति हमें केंद्र की तरह राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की सरकारों में देखने के लिए मिलती है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें
निजात पाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को केंद्र और राज्यों में भी अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी के बारे में ये मालूम है, सरकार के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों ने देखी है कि हमारी पार्टी कहती कम है लेकिन करके ज्यादा दिखाती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार है। और इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि हमने इन चारों सरकारों के दौरान उत्तर प्रदेश में, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हमने उत्तर प्रदेश में अपनी चारों हुकूमतों के दौरान वैसे तो अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वहाँ सब समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सब समाज में से उन कमजोर वर्गों के लोगों को दिया है, जिनके हर मामले में हर स्तर पर वहाँ पूर्व की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में उनकी जातिवादी मानसिकता व सांप्रदायिक सोच के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई। हमने अपनी पहली हुकूमत के दौरान खास तौर से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अकलियतों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमने इन तीनों वर्गों के नाम से अलग से हमने कल्याण विभाग बनाया और इनके अलग से मंत्रालय बनाए। ये देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था सन 1995 में। हमने इन तीनों वर्गों के अलग से कल्याण विभाग बनाए, मंत्रालय बनाए और इनके अलग से मंत्री बनाकर इन तीनों वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया, विशेष पहल की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हमने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान, तो क्या आप लोगों को मालूम है कि हमारे लोग ज्यादातर देहातों में रहते हैं और देहातों में भी जहाँ पर हमारे लोगों की आबादी ज्यादा है वहाँ की हालत, उन बस्तियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हमने उत्तर प्रदेश में गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारने के लिए हमारी सरकार ने वहाँ बड़ी संख्या में देहातों को भी डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत पक्की सड़कों, बिजली, पानी, शौचालय वे अन्य और सभी जरूरी सुविधाओं से जोड़ा है। जहाँ इन वर्गों के लोग अधिकांश संख्या में रहते हैं और इस मामले में खासकर हमने वहाँ दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों की बस्तियों के विकास का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। और अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में गांव के विकास की भी काफी बात करने लगे हैं, लेकिन कैसे करना है उस पर इनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में माननीय श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने काफी बड़ी तादाद में वहाँ शहरों की उन बस्तियों को भी विकसित किया है जहाँ अधिकांश दलित व कमजोर तबके के लोग रहते हैं और जिनकी तरफ विरोधी पार्टियों की सरकारों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए अपने खुद के पक्के मकान नहीं थे तो उन्हें भी हमने वहाँ सरकारी खर्चे से 2-2 कमरों के पक्के मकान बना कर दिए। कई लाख मकान हमने वहाँ बना कर दिए, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी तक केवल इसकी आए दिन घोषणा ही करते रहते हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने वहाँ गरीब व्यवसाय भूमिहीन लोगों को 3-3 एकड़ के हिसाब से खेती करने के लिए सरकारी फ्री जमीन भी दी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हमने उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान भाई के जिसकी अपनी खुद की जमीन थी उसकी 1 इंच की जमीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी थी, गरीब लोगों में, दलितों में नहीं बांटी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उस सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों को, गरीबों को खेती करने के लिए हमने फ्री दी, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा। इसके साथ ही हमने वहाँ बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए और इतना
ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने वहाँ सर्व समाज में से किसानों, मजदूरों, वकीलों, कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा। इसके साथ ही हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति भी नहीं होने दी है। अर्थात हमारी सरकार ने जुल्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ के पंजाब स्टेट में भी पीड़ित लोगों को न्याय देना तो दूर की बात रही, उनकी FIR तक भी यहाँ नहीं लिखी जाती। और इतना ही नहीं बल्कि अबोहर में हुए आपके पंजाब स्टेट में अबोहर में हुए दलित उत्पीड़न के मामले में भी यहाँ की अकाली दल वे बीजेपी की सरकार तब हरकत में आई जब हमारी पार्टी ने ये मामला संसद में काफी दमदारी तरीके से जोरदार तरीके से उठाया। इसके साथ ही यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का भी जो इस सरकार में वर्तमान सरकार में अपमान में अनादर हुआ है वह भी किसी से छिपा नहीं। और इस मामले में भी दोषियों के खिलाफ हमें यहाँ की सरकार की कोई खास सक्रियता नजर नहीं आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने अब तक के सभी चारों शासनकाल के दौरान वहाँ सभी जातियों व सभी धर्मों के लोगों के जान माल व मजहब की पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है। इसके साथ ही हमने अपनी सभी चारों सरकारों के समय में विकट परिस्थितियों में भी वहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए हैं। और ये हमारी सरकार की कानून व्यवस्था के मामले में वहाँ अभी तक की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा हमने अपने देश में समय समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं वे महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी हमारी सरकार ने विभिन्न स्तर पर पहली बार वह पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। संक्षेप में अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी। हमने वहाँ दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं उनका भी ध्यान रखा है। हर स्तर पर खासकर वहाँ दलितों, पिछड़ों व अन्य उपेक्षित वर्गों का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। और यदि आप लोग अपने पंजाब स्टेट में ऐसा ही वातावरण पैदा करना चाहते हैं, अर्थात यहाँ ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आपको उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने पंजाब स्टेट में भी अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी हो। अपनी पार्टी की खुद की ही सरकार आप लोगों को यहाँ बनानी होगी। अर्थात अब आप लोगों को यहाँ कांग्रेस पार्टी, अकाली दल व बीजेपी आदि की सरकारों में अर्थात अब आप लोगों का यहाँ कांग्रेस पार्टी, अकाली दल व बीजेपी आदि की सरकारों में भला नहीं हो सकता है जिनकी सरकारों को आप लोग यहाँ कई बार आजमा चुके हैं। आप लोगों को मालूम है कांग्रेस पार्टी भी इधर सत्ता में रही, अकाली भी रही, लेकिन इन पार्टियों की सरकारों में यहाँ पर जुर्म जाति होनी बंद नहीं हुई। बड़े
मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है। कांग्रेस के सरकार में भी ना लोगों की गरीबी दूर हुई, ना बेरोजगारी दूर हुई। वर्तमान सरकार में भी, अकाली दल की सरकार में भी, बीजेपी की जो मिली जुली सरकार है, इसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे पंजाब स्टेट में कांग्रेस, अकाली दल में बीजेपी आदि की अधिकांश यहाँ एक ही समाज के अर्थात जट समाज के व्यक्ति के नेतृत्व में ही सरकार बनी। हम कोई जट समाज के सिखों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि अधिकांश सरकार यहाँ पर जो है, या कांग्रेस की बनी हो या अकाली दल की बनी हो, तो वो जट समाज के व्यक्ति के नेतृत्व में ही बनी है, जिन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ इन वर्गों के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा। लेकिन हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं किया। चाहे वहाँ पर जाट समाज के लोग हो या अपर कास्ट के लोग हो या अन्य जाति के लोग हो, हमने सब समाज के लोगों का पूरा ध्यान रखा। लेकिन यहाँ पे पंजाब स्टेट में चाहे कांग्रेस पावर में रही हो या अकाली दल बीजेपी पावर में रही हो, और आपको मालूम है कि अधिकतर सरकार यहाँ पर जो बनी है वो जट समाज के व्यक्ति के नेतृत्व में ही बनी है, जिन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर या दलित और पिछड़े वर्गों के हितों का ध्यान नहीं रखा। और इसी मानसिकता के चलते ही यहाँ वैसे समाज यानी कि बनिया समाज के आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री केजरीवाल की पार्टी में भी इन वर्गों के लोगों का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी इधर मारा मारा घूम रहा है, कोई उसे पूछ नहीं रहा है। तो वो बेचारा जिनको मानव काशीराम जी के देहांत के बाद तो जिनके परिवार को कोई जिनके ऐसे भाई बहन जो विरोधी पार्टियों के हाथों में खेल गए, जिनके मानव काशीराम जी के देहांत के बाद तो जिन पार्टियों ने बाबू मानव काशीराम जी के जीते जी उनका विरोध किया, उनके हाथों में खेलते रहे। आज वही लोग कभी कांग्रेस के हाथों में खेलते हैं, उनके कुछ भाई बहन तो कभी बीजेपी के हाथ में खेलते हैं। अब वो दिल्ली के एक पार्टी को लेकर घूम रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस पार्टी के बारे में, तो इस पार्टी का मुखिया जब राजनीति में नहीं आया था, तो राजनीति में आने से पहले हमेशा वो दलित और पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ होता है। आप उस समय का आप रिकॉर्ड उठाकर देखो, तो जो नेता जो वैसे समाज का, वरीय समाज का है, जो हमेशा अपने आरक्षण के खिलाफ रहा और जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को बहुत संघर्ष करके अथक प्रयासों से आपको ये आरक्षण का लाभ आपको दिया, जिसको वर्तमान में बीजेपी की सरकार ने इसको खत्म करने की कोशिश में लगी है। सारी पार्टियां मिलकर खत्म करने की कोशिश में लगी है। तो ऐसी मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था कि जब माननीय काशीराम जी जिंदा थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे, जब वो इस देश के वीकर सेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो हमेशा कांग्रेस और विरोधी पार्टियों ने, जातिवादी पार्टियों ने हमेशा उनका विरोध किया, कभी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब उनका देहांत हो गया है, तो आज उनके देहांत के बाद आज ये सभी विरोधी पार्टियां उनके अनुयायियों का, उनके समाज का वोट लेने के लिए मारी मारी घूम रही है। कभी उनके जयंती के मौके पर, कभी परिनिर्वाण दिवस के मौके पर। लेकिन उन्हें मालूम ये नहीं है कि माननीय काशीराम जी ने अपने जीते जी ही ये मूवमेंट पीछे ना जाए, तो उन्होंने अपने जीते जी तो मायावती को अपना उत्तराधिकारी
नहीं रोक सकती। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को यहाँ पे पंजाब स्टेट में बीएसपी को इस सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। माननीय कांशीराम जी की दिल्ली तमन्ना थी कि पंजाब में भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ हमारी सरकार बननी चाहिए। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से दिल्ली ख्वाहिश है उनके जयंती के मौके पर कि आप लोग उनकी शिक्षा को पूरा करने के लिए आज आप लोग तैयार करते जाएंगे। और अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को यहाँ अपने पंजाब स्टेट में बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसमें इन वर्गों के लोगों का सही मायने में पूर्ण रूप से हर स्तर पर भला हो सकता है, अर्थात इनका पूरे तौर से विकास में उत्थान हो सकता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत उत्तर प्रदेश में बीएसपी का 4 बार का रहा अपना शासनकाल है, जिसके लिए यहाँ पंजाब स्टेट में भी माननीय श्री कांशीराम जी ने अपने जीते जी पूरी कोशिश की भी थी और अब इस कार्य को आप लोगों को पूरा करना है। इसके लिए अब आपके अकेले पंजाब स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ही आगे आकर इसके लिए पहल करनी होगी, तभी फिर हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सत्ता पर आसीन हो सकती है। वरना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से आप लोगों को मिले आरक्षण व अन्य और सभी सुविधाओं को धीरे धीरे यहाँ जातिवादी मानसिकता रखने वाली केंद्र व राज्यों की सरकारें खत्म कर देंगी, या तो इसे खत्म कर देंगी या फिर इन्हें निष्प्रभावी बना देंगी। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को अपने पंजाब स्टेट में यहाँ संकित होकर अपनी पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि अब यहाँ आपके पंजाब स्टेट में बहुत जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव भी होने वाले हैं और ये चुनाव के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके पंजाब स्टेट में हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, दलितों, अकलियतों और पिछड़ों के बलबूते पर यहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही इस चुनाव में अब आप लोगों को रात दिन मेहनत करके अपनी पार्टी का काफी अच्छा रिजल्ट दिखाने का पूरा प्रयास करना होगा। और इसलिए चुनाव से पहले आपके पास जो भी समय बचा है, लगभग 1 साल का समय बचा है, 1 साल से कम ही है, जो भी समय बचा है इस अवधि में आप लोग पार्टी संगठन की कमेटियों के गठन का कार्य पूरा करेंगे और साथ ही पार्टी में दलित और पिछड़ों अकलियतों को अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं उनको भी बड़े पैमाने पर बीएसपी में जोड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी का आप सर्व समाज में आप लोग बीएसपी का जनाधार बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग जो भी आपके पास 8-9 महीने का समय बचा है, आपकी जो अधूरी कमेटी पड़ी हुई पार्टी संगठन की उसको पूरा करेंगे, सर्व समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे, खासतौर से दलित और पिछड़ों और अकलियतों को बीएसपी की विचारधारा से जोड़ेंगे, नव युवकों को मिशनरी बनाएंगे। तो ये काम आप लोगों के पास जो 8-9 महीने का समय चुनाव होने से पहले आप लोगों के पास बचा है, ये कार्य आप लोग करेंगे। इसके साथ ही इस दौरान हम लोग आपके पंजाब स्टेट में जितने विधानसभा की सीटें हैं, हर विधानसभा की सीट पर आप लोग कम से कम 4 लोगों का पैनल आप लोग जरूर बनाएंगे उम्मीदवार। पार्टी संगठन को तैयार करेंगे, जनाधार को बढ़ाएंगे और प्रत्येक विधानसभा की सीट से आप 4 लोगों का उम्मीदवारी के लिए पैनल भी बनाएंगे। इसके और उनको पैनल बनाएंगे और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, जब आपके पंजाब स्टेट में हर विधानसभा की सीट पर 4 लोगों का पैनल बन जाएगा, तो मैं इस बार सेंट्रल यूनिट की ओर से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी को भेजूंगी, तो जो आपके जो पैनल बनाया होगा उनको उस पैनल के बारे में छानबीन करके तो सही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, ताकि चुनाव खत्म होने के बाद आप
पार्टी के जनाधार को बढ़ाएंगे, खासतौर से दलित पिछड़ों और अकलियतों को बीएसपी में बड़े पैमाने पर जोड़ेंगे। इस ओर आप लोगों को ध्यान देना होगा। आज मैंने माननीय कांशीराम जी के जन्मदिन के मौके पर तो उन्होंने जो पार्टी की नींव रखी थी, ये पार्टी आगे बढ़े फले फूले, तो उसको ध्यान में रखा कुछ जरूरी बातें मैंने आज आप लोगों के सामने रखी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन सब बातों की तरफ ध्यान देकर तो इस बार पंजाब स्टेट में अपनी पार्टी का जो पंजाब स्टेट में इस बार असेंबली का चुनाव होगा, आप लोग अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। माननीय कांशीराम जी के सपनों को जरूर साकार करेंगे चुनाव के मामले में। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही हमने पुनः माननीय श्री कांशीराम जी को उनकी जयंती के शुभ अवसर पर इनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।